बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, एक तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का जो जिस्मानी रिमांड के लिए पंजाब हुकूमत ने रुजू किया था, ये इस्तदा जो है उनकी मुस्तरद कर दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है और इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर हुकूमत पंजाब की जो अपीलें थी उनको निपटा दिया। जबकि दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क दिए कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका है। अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पता नहीं होता। भाई एक बंदा 1.5 साल से आपके पास जेल में है, आप तहकीकात कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए था। और 1.5 साल नहीं, लगभग पौने 2 साल होने वाले हैं। इमरान खान साहब तो काफी अरसे से गिरफ्तार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत के दौरान कहा कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। इमरान खान साहब के वकला दरखास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। 1.5 साल हो गया, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो प्रोसिक्यूटर साहब थे, सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। हद हो गई वैसे। तो जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि दरखास्त में तो आपने टेस्ट की बात ही नहीं की, आप तो जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं। तो जस्टिस सलामती पवर ने कहा कि किसी आम कत्ल केस में या रेप के केस में ऐसे टेस्ट कभी नहीं करवाए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। उन्होंने कहा 1.5 साल के बाद आपको जिस्मानी रिमांड का ख्याल क्यों आ गया? तो प्रोसिक्यूटर ने मौके इख्तियार किया कि मुलजिम ने ताउन नहीं किया। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि जेल में ज़ेर हिरासत मुलजिम से मजीद कैसा ताउन चाहिए, वो तो जेल के अंदर बंद है। और इसके बाद उन्होंने इसको दरखास्त पर निपटा दिया। बहरहाल देखिए, पाकिस्तान में ऐसा मजाक हो रहा है कि 1.5 साल से कोई शवाहिद नहीं। और यहाँ पे बड़ी जबरदस्त चीज जो कोर्ट रिपोर्टर्स ने वहां रिपोर्ट की, खासतौर पर सदीक जान साहब ने इस नुकते को उठाया कि देखिए 9 मई को अब 2 साल मुकम्मल होने वाले। अब चंद दिन के बाद 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, दूसरा उर्स आ जाएगा 9 मई का। पूरे मुल्क में उड़ा डाला जाएगा, दोबारा से मामला किया जाएगा। हुकूमत जो है 9 मई के पीछे अपनी तमाम नाकामियों, कोताहियों और कमियों को छुपाएगी। एस्टैब्लिशमेंट अपनी तमाम तर कोताहियों को, अपनी तमाम तर नाकामियों को, अपनी तमाम तर जो चीजें उनसे गलत हो गई उन तमाम चीजों को 9 मई के पीछे छुपाने की कोशिश करेगी। लेकिन 9 मई को 2 साल होने के बावजूद सरकार ने एक चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्लियरली कह दी है, और वो ये कह दिया कि अब तक इमरान खान साहब को सजा दिलवाने के लिए या 9 मई के मुलजिमान को सजा दिलवाने के लिए इन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए वो नाकाफी है और अभी मजीद शवाहिद इकट्ठे करने हैं, लिहाजा जिस्मानी रिमांड दो। यानी ये तो हुकूमत ने मान लिया, सरकार ने मान लिया कि उनके पास अब तक 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसे ठोस शवाहिद नहीं है जिनकी बुनियाद के ऊपर वो इमरान खान साहब को सजा दिलवा सके। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। वो तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर पहुंची। न्याजुल्लाह न्याय साहब भी वहां पे थे अदालत में। अब ये इसलिए गए कि भाई इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे, 1 महीने से ज्यादा गुजर गया है और उनकी बहनें उनकी फैमिली मिलने के लिए जाती है, मुलाकात करवाते ही नहीं। और अदालत का हुक्म वहां पे मौजूद है। जो हाई कोर्ट है उसने बाकायदा लार्जर बेंच ने हाई कोर्ट के हुक्म दे रखा है, इसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब अलीमा खान साहब ने वहां पे बात करने की कोशिश की तो उन्हें वहां पे बात नहीं करने दी गई। जज साहब उठ के चले गए। न्याजुल्लाह न्याय साहब ने थोड़ी सी बात की है, ये कायम मकाम चीफ जस्टिस है सरफराज डोंगर साहब, उन्होंने अलीमा खान साहब की बात सुनी नहीं और वो वहां से चले गए। ये हुआ कैसे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने पर अलीमा खान और दीगर ने जस्टिस से बात करना चाहिए तो वो उठकर चले गए। जिसके बाद सहाफियों से अलीमा खान ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस उठकर चले गए हैं तो हमें इससे शिकवा नहीं करना, बल्कि हमें उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि तौहीन अदालत हमारी नहीं जजेस की हो रही है। तौहीन तो जजों की हो रही है ना, उनके ऑर्डर को पाउंड तले रौंदा जा रहा है, जूते की नोक पे रखा जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो ये न्याजुल्लाह न्याय साहब से थोड़ा सा कुछ रिपोर्टर ये भी बता रहे हैं कि वो खफा भी हुई कि आप मुझे मौका देते बात करने का, मैं जज साहब से बात करना चाहती थी। देखिए, अब ये बार बार जाते हैं, कभी पुलिस ने गिरफ्तार करके कहीं फेंक आती है, कभी कहीं छोड़ आती है, कभी वहां पे जिस होटल में ये बना लेते हैं उसको बंद कर देते हैं, जिस प्लाजा के अंदर जाते हैं वहां छोड़ देते हैं, वहां पे उसको बंद करवा देते हैं। कभी कहते हैं सड़क पे आप नहीं चल सकते, कभी इन्हें किसी जगह पे बेयार मददगार छोड़ देते हैं, कभी बारिश में छोड़ आते हैं, कभी धूप में जलाते हैं। तो ये बुजुर्ग खवातीन है और उनके साथ ज्यादती की जा रही है। मेरे ख्याल में जजेस के लिए भी मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन को फेस करना, इन चीजों को फेस करना जजेस के लिए आसान नहीं होता। वैसे भी सभी जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है और वजह क्या है। इमरान खान साहब की बहनों ने एक और बात की है। उन्होंने कहा जी यहाँ पे ना चीजों को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज किया जाता है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया, उनके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं, इन चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ये नॉर्मल चीज है। पहले काफी रोला शोला पड़ जाता था इमरान खान साहब के साथ, कोई छोटी मोटी ज्यादती भी जेल से रिपोर्ट होती थी, लेकिन अब खबरें आती है, कोई बात ही नहीं करता, उसके ऊपर ज्यादा शोर नहीं मचता। तो ये इस किस्म का एक तासुर बनाया जा रहा है कि ये चीजें नॉर्मल है और इनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर तो इमरान खान है। अब वो इतने आराम से तो चीजें उनके बारे में नॉर्मलाइज नहीं होंगी इस मुल्क में, लेकिन फिर भी एक कोशिश है जो की जा रही है। नाज़रीन, इंडिया में जो मकबूजा कश्मीर में अटैक हुआ है उसके बाद जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। धमकियां लगाई जा रही हैं। अमेरिका के अंदर से भी कुछ लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ इज़हार हमदर्दी किया है और स्टेटमेंट ये दिए जा रहे हैं कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म की रिटेलिएशन में आता है या किसी किस्म की लड़ाई में आता है तो अमेरिका इस मरतबा कोई बीच में रोल प्ले नहीं करेगा। लेकिन ये लास्ट टाइम हुआ तो यही था कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया पहले और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी अटैक किया और उसमें इंडियन तैयारा पाकिस्तान के अंदर गिर गया, इंडिया का एक पायलट भी पकड़ा गया। तो उस वक्त अमेरिका ने रोल प्ले किया था और जो कुछ सियासतदान है बड़े तगड़े जो उस वक्त हुकूमत में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कुछ अपोजिशन में थे, वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तानी फौज को इस बात का आइडिया हो गया था, जनरल बाजवा सियासतदानों के पास आकर बैठे हुए थे कि अब एक फुल फ्लेज लड़ाई इंडिया के साथ लड़नी पड़ सकती है। और इसी के बारे में हमीद मीर साहब और जो नसीम दाया साहब हैं वो ये दावा करते हैं कि जनरल बाजवा ने कहा था कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है लंबी लड़ाई लड़ने की। तो उसके बाद फिर अमेरिका से रब्ता किया गया, फिर अमेरिका से जब फोन आया कि अब चीजें जो है वो नॉर्मलाइज होंगी, अब पायलट वापस करें, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने खैर सगारी के तौर पर इंडियन पायलट को वापस किया था। लेकिन वो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी। वो जो एक एरियल फाइट हुई थी, जो डॉग फाइट हुई थी, तो पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल जाना, ये एक बड़ी किस्मत की बात थी और बड़ी महारत की बात थी। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर जो है एक नाम बनाया था उस एक जंगी एक्टिविटी के बाद।
अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि भारत के बाद रफाल तैयारी भी आ गए हैं। एयरफोर्स में जो भारत पाकिस्तान से पीछे चलता था, अब उनके बकौल वो काफी आगे निकल गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपना एयरफोर्स का बंदोबस्त किया हुआ है, तगड़ी एयरफोर्स है पाकिस्तान की भी। अब पहलगाम हमले के बाद सूरत जो बनी वो ये कि फौरी तौर पर इमरजेंसी में नरेंद्र मोदी ने कट शॉट किया अपना दौरा, जो सऊदी अरब का था। वहाँ उन्हें बहुत इज्जत मिल रही थी, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा था। उन्हें सऊदी फजाइया ने उन्हें सलामी दी, उन्हें अपने घेरे में लेकर उनके जहाज को लैंड करवाया, उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। तो ये बड़ा प्रोटोकॉल था जो नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब में मिल रहा था। तो उन्होंने अपना वो दौरा छोटा किया और फौरी तौर पर इंडिया वापस पहुंचे, न्यू दिल्ली कैपिटल में इंडिया के। और बाकी भी जो लोग इंडिया से बाहर, जो इंपॉर्टेंट लोग इंडिया के मौजूद थे, वो भी वापस आए। जयशंकर से, अजीत डोवल से और दीगर लोगों से एयरपोर्ट पहुंचते ही एयरपोर्ट के ऊपर नरेंद्र मोदी ने पहली ब्रीफिंग ली। और नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर है अजीत डोवल, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर, इन सबके साथ उन्होंने वहां पे मुलाकात की। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर ये तस्वीर अगर आती है, तस्वीर आप देखें ना, इसमें आप देखें नरेंद्र मोदी बैठे हैं, इनके साथ अजीत डोवल बैठे हैं, इनके सामने जो है वो जयशंकर बैठे हैं, कुछ इनके स्टाफ के लोग हैं। लेकिन आप अजीब बात देखिए कि यहाँ पे इंडिया का आर्मी चीफ नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तस्वीर हो तो जो सबसे ज्यादा मरकजी हैसियत इख्तियार कर जाता है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ इख्तियार कर जाता है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, लड़ाई करनी है या अमन रहेगा या जो भी चीजें करनी है उसका फैसला सिविलियंस करते हैं। जो वहां के चौकीदार है या जो वहां के मुहाफिज है या फौजी है, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। जो भी उन्हें हुक्म दिया जाता है उनकी हुकूमत की जानिब से, वो उसको फॉलो करते हैं और वो उसके पाबंद है। हमारे यहाँ पे जो है फैसले हुकूमतें नहीं करती, यहाँ पे फैसले जो है वो फौज करती है और हुकूमत पाबंद है कि फौज जो फैसला करे उसकी अनाउंसमेंट हुकूमत ने करनी है, जैसे वो कहेंगे वैसे ही करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर लंदन में, क्या माजी की तरह नवाज शरीफ साहब ये हमला भी पाकिस्तान की कार्रवाई करा दे देंगे? माजी में इंडिया में जो हमले हुए हैं, अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमती शख्सियात और बहुत सारे लोग फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम धरना शुरू हो गए हैं कि पहलगाम के इलाके में जो 26 सयाहों का कत्लेआम हुआ है, इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, हालांकि पाकिस्तान ने इसकी मदम्मत की है। और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम स्ट्राइक करेंगे। ये बहुत सारे लोग ऐसी आवाजें उठा रहे हैं, हालांकि उनकी हुकूमत ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे और इन एलिमेंट्स के पीछे जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे इसके बारे में हुकूमत ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अगले उनके स्टेटमेंट्स आएंगे तो पता चलेगा। 3 जो हमलावर हैं उनके खाके जारी किए गए वजारत की जानिब से, वजारत दाखिला और दिफा की जानिब से इंडिया में, कि इन बंदों को तलाश किया जाए, इन्होंने कत्लेआम किया है वहाँ पे सयाहों का। तो माजी में तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया में। अब देखते हैं कि इस मरतबा नवाज शरीफ ऐसी कोई गलती करते हैं या नहीं करते। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान के अंदर से जो रिपोर्ट्स शाया हुई उनके बकौल, और वैसे भी इंडिया ने इसको बड़ा सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान के अंदर इंडिया अब तक 20 से ज्यादा अफराद की टारगेट किलिंग कर चुका है, और ये वो तमाम अफराद हैं जिनकी टारगेट किलिंग इंडिया ने पाकिस्तान में की, जो इंडिया में किसी भी सूरत में इंडिया को काबिल कबूल नहीं है। या उन्हें लगता है कि इंडिया के अंदर जो तरीके चल रही हैं या इंडिया के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें इस शख्सियात का हाथ है या ये शख्सियात उनके अंदर मुलव्वस है। तो इंडिया ने अपने कुछ टारगेट्स पाकिस्तान में अचीव किए हैं, जिसके ऊपर भारतीय मीडिया ने बड़ा रोला भी डाला और वो बड़ी सेलिब्रेशन करते हैं हर टारगेट के अचीव होने के बाद। तो जो हमें इतलात मिली उनके मुताबिक इंडिया ने अब तक, और मीडिया में ये सारी चीजें छप चुकी हैं, कोई नई चीज मैं आपको नहीं बता रहा, इंडिया ने पाकिस्तान में कामयाबी से अपने 20 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया है। और ये इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में एक वॉर चलती रहती है। लेकिन इस वाक़े को लेकर मामला कहाँ जाता है, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। हमले की धमकियां लगाना और हमला करना दो अलग अलग चीजें हैं, और हमला करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, नताइज उसके क्या निकलते हैं, उन्हें कैसे फेस किया जाता है, ये एक अलग बात है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन कितने पानी में और कौन कहाँ खड़ा है, लेकिन उसके लिए इंडिया को पहल करनी पड़ेगी। नाज़रीन, अब यहाँ पे कुछ और खबरें हैं। वो ये है कि रियासत ने अपने जिन असासों की जिम्मेदारी लगाई कि आपने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना है, उनको भी जलील करवा दिया। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे थे कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, ये उन्होंने कहा और ये उनकी मीम बन गई कि जनाब ये नहीं कहना चाहिए था उन्हें। लेकिन उन्होंने कहा सोशल मीडिया ये करता है कि जो उन्हें भेजा जाता है वो एज इट इज छाप देते हैं कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। अब पाकिस्तान के जो टाउट्स किस्म के कुछ लोग हैं, जो असासे जिन्हें कहा जाता है, ये जर्नलिज्म में भी है, इनको जो भिजवाए गए पैगाम लिखे लिखाए इन्होंने बगैर तब्दीली किए इकट्ठे छाप दिए। सब ने एक जैसे पैगाम को ट्वीट कर दिया। यानी ये उनके अपने दिल की आवाज नहीं है, ये उनकी अपनी जर्नलिज्म नहीं कह रही, किसी ने उनको ये पैगाम भिजवाया और उन्होंने वो पैगाम बगैर तब्दीली के एज इट इज छाप दिया। इसे कहते हैं फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद आर्मी चीफ को चढ़ाते हैं या उनसे शायद किसी बात का बदला ले रहे हैं। भाई अभी आर्मी चीफ ने कहा है कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड नहीं करना, तो भाई अभी तो बात आ जाओ, जिनको आप ये पैगाम भिजवा रहे हैं थोड़ी मेहनत करके अलग अलग भिजवा दें सबको। यानी अगर 10 लोगों को आपने पैगाम भेजना है तो सबको आप अलग 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 पैगाम भेज सकते हैं, या आप सबको कम से कम मैसेज करेंगे भी इसके अंदर तब्दीली करके, थोड़ा सा अंग्रेजी को आगे पीछे करके जुमलों को तब्दील करके तो फिर पोस्ट कर दो। उन सारों ने उठा के एज इट इज जैसे उनको मिला वैसे उन्होंने पोस्ट कर दिया, जैसा कि फॉरवर्डेड एज रिसीव में होता है, जैसा कि आर्मी चीफ ने फरमाया था। यानी इन लोगों में जो हुब्बुल वतनी है वो भी ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की डायरेक्शन की मोहताज है, ये एस्टैब्लिशमेंट जैसे कहेगी वैसे ही ये मुहिब वतन बन जाएंगे। नाज़रीन, गंडापुर साहब एक मरतबा फिर मादनियात बिल की हमायत में मैदान में आ गए। उन्होंने कहा ये हमारा बिल है, इसकी कोई एक शिक ऐसी बता दे जिसमें इख्तियारात वफाक को दिए गए हो। मगर बहुत सारे माहिरीन ऐसे हैं जो बड़ा वाज़ेह पे मौक़िफ़ ले चुके हैं और पूरे बिल को पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये कंट्रोल अल्टीमेटली SIFC के पास चला जाएगा मादनियात का, और सूबे के वसाइल के ऊपर से सूबे का वो कंट्रोल नहीं रहेगा। ये तो वो कह चुके हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब बदे वो ये कर रहे हैं। तो देखिए, उन्हें आसान तरीका ये है कि बजाय इस बहस में पढ़ने के अली अमीन गंडापुर साहब 2 काम कर रहे हैं। नंबर 1, जो सियाती मकामात और कुछ सियाती जो फैसिलिटीज है वो जो कंट्रोल मिली गई है, एस्टैब्लिशमेंट ने कंट्रोल मिली है खैबर पख्तूनख्वा में, वो जरा वापस मांग ले, पता चल जाएगा वो कितने पानी में। और दूसरा, ये जो मादनियात का बिल है इसकी जाके इमरान खान साहब से अप्रूवल ले और अलीमा खानूम साहिबा से उसका ऐलान करवा दे, तो सब खत्म हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है ना, कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा आओ अली अमीन गंडापुर तुम भी आओ, और बाकी जो सीनियर सियासी क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा की वो भी आए और आके मुझे इसकी और ब्रीफिंग दें तफसील के साथ। तो फिर इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे
वही हो जाएगा। नाज़रीन, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब का ये स्टेटमेंट है, दूसरा ये एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, किस्मत खान साहब ने इसको ट्वीट भी किया है, और ये है कि अमेरिका की नज़रें जो है वो अब मिनरल्स के ऊपर है, और ये मिनरल्स हैं जनाब पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स। अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अब रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे जा रही है। ये बहुत बड़ी, साइंटिस्ट जानते हैं कि ये क्या है और इनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और फ्यूचर में ये कहाँ इस्तेमाल होंगे। तो अमेरिकन साइंटिस्ट आपको पता है दुनिया में सबसे आगे हैं, तो उनको अब ये मादनियात चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान के मिनरल्स के वसाइल की मदद से अमेरिका के साथ तजारती अदम तवाज़ुन का मसला हल किया जा सकता है। इनके मुताबिक अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स में गहरी दिलचस्पी है। और अब आप ये देखें कि मिनरल्स तो सूबाई सब्जेक्ट है, वफाकी वज़ीर इस पे क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, और रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में है। तो ये वो कहानी है जो सबको सुनानी है, ये वो कहानी है जिसकी वजह से ये सारा गेम हो रहा है और ये सारी चीज़ें आप होती हुई देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और खबर है कि चीन ने अमेरिका को काबू कर लिया है। देखिए, अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे ना, बड़े तगड़े टैरिफ लगाए थे, और अमेरिका ने दावा किया था ये कर देंगे वो कर देंगे। चाइना ने बड़ी आसानी से और बड़े आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन पॉलिसी का मुकाबला किया। एक दो चीज़ें बड़ी अजीब की उन्होंने, जो अमेरिकन और यूरोपियन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो चाइना से चीज़ बनवाते हैं, मिसाल के तौर पर $100 में, और वो मार्केट में $5,000 की बेचते हैं, यानी 50-50, 100-100 गुना महंगी चीज़ें बेचते हैं। $100 में जो चीज़ बनवाते हैं वो $5,000 तक की, $10,000 तक की मार्केट में बेच देते हैं। इतना पैसा बनाते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स। अब चाइना ने क्या किया कि बगैर उनके लोगों के दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया। उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बताया जनाब ये चीज़ हम बनाते हैं, ये बैग हम बनाते हैं फलां बड़ी कंपनी के लिए, वो कंपनी आपको ये बैग देती है $5,000 या $10,000 का, और हमसे वो लेकर जाती है $100 का। तो हम आपको ये दे देते हैं बैग, आप हमसे ले लें, सिर्फ इसके ऊपर में छोटा सा लोहे का टुकड़ा नहीं लगा होगा जो उनका ब्रांड है। तो इस तरीके से चाइना ने एक्सपोज करना शुरू किया आलमी ब्रांड्स को जो बेशुमार पैसा बनाते हैं, और फिर वो टैक्स की मद में पैसा अमेरिका के पास भी जाता है, तो अमेरिका को उसमें डैमेज हुआ। फिर चाइना ने जिस तरह यूरोप को कंट्रोल किया और बाकी सबको कंट्रोल किया, अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को आइडिया हुआ कि नहीं, चाइना बहुत तगड़ा है। तो अब जो खबर आई उसके मुताबिक ट्रंप ने घुटने टेक दिए, चीन पर आए टैरिफ में नुमाया कमी का ऐलान कर दिया। यही उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पूरी तरह से हम वापस ले रहे हैं, लेकिन जो आलमी खबरसार इदारे उनके मुताबिक अपनी जारहाना टैरिफ जंग में नुमाया कमी का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने वादे किया कि चीन पर आए टैरिफ को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जाएगा। तो अब आप अंदाजा कर लें नाज़रीन कि चीन कितना तगड़ा है, और इतने आराम से तो काबू आने का चीन नहीं है। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब और उनके लोग पहले खुद खबरें चलवाते हैं, मीडिया में चलती हैं कि मियाँ साहब बीमार हो गए, मजीद वहाँ पे क्या करेंगे, फिर खबर चलवाते रहे मियाँ साहब बिल्कुल ठीक है, मियाँ साहब जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है, कोई बीमारी उनकी ऐसी नहीं है। लेकिन मियाँ साहब को बीमारी नहीं है, उनको गम है जो अंदर अंदर से मियाँ साहब को खाया जा रहा है। यानी जैसे वो लीडरी से अदली तक पहुंचे हैं, जो उनकी हालत हुई उनकी सियासत को। मैं देख रहा था मियाँ साहब को एक नौजवान ने बड़े बड़े जुमले बोलकर कहा कि मियाँ साहब आपका तो मुकाबला ही कोई नहीं, और अगले इलेक्शन के अंदर तो आपके सामने कोई मुखालिफ भी खड़ा नहीं होगा। तो मियाँ साहब ने जिस बेदिली से उस नौजवान के कंधे को थपथपाया ना, उसके अंदर ही सारी कहानी है। यानी एक ऐसा शख्स जो लीडर था वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इमरान खान साहब की मुखालफत और उनके खिलाफ जो बुग़्ज़ है उसने इस सारे खानदान को कठपुतलियां बनाकर रख दिया है, और अब ये लोग लास्टिक की शलवारें पहनकर दिन रात खुशामदों के अंदर मसरूफ रहते हैं। लीडरी से अर्दली तक का इन्होंने एक सफर बेचारों ने तय कर लिया। तो बेड़े को गेम की सियासत का ये गम मियाँ साहब को अंदर अंदर खाता रहता है और कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया है, और उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में जो खबर चली है वो खबर गलत है कि कैमरे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी जज के चैम्बर से, ऐसा नहीं है, मनगढ़ंत और झूठी खबर है। अदलिया के वकार को ठेस पहुंचाना इसका मकसद है। देखिए, अदलिया के वकार को किसी सोशल मीडिया की खबर से ठेस नहीं पहुंचती। शहजाद अकबर अपनी खबर को बताया कि जनाब ऐसा हुआ, आप कहने नहीं हुआ, ये इससे सोशल मीडिया की खबरों से अदलिया के वकार को ठेस नहीं पहुंचती। अदलिया के वकार को ठेस पहुंचती है तब जब अदलिया के ऑर्डर्स को जूते की नोक पे रखा जाता है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए, वो नशिस्तें नहीं दी जा रही। तो ऐसे इकदाम से अदलिया के अहकाम ना मानने से अदलिया के वकार को ठेस पहुंचती है, और ये बात हमें माननी पड़ेगी। अब और मकबूल जान साहब ने नाज़रीन ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट साहब एक चीज़ जो है वो फेस कर रहे हैं, खासतौर पे वो आवाज़ें जिनकी तनकीद से हुकूमत बहुत परेशान है, उनको अब दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मकबूल जान साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, सदीक जान साहब हैं, समीर इब्राहिम साहब हैं, अजहर तूर हैं, दीगर कई और सहाफ़ी हैं। इनके और इनके खानदानों के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और कुछ खबरें आ रही है कि इनके कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। और ये मकबूल जान साहब ये कह रहे हैं कि मेरे और मेरी बीवी के तमाम बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, दोनों अकाउंट्स भी जिनमें मेरी और मेरी बीवी की पेंशन आती थी। बैंक वालों को भी इसकी वजह मालूम नहीं है, रिश्तेदारों तक के अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, दूर दूर तक लोगों के अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। यही मेरी फैमिली से जुड़े हुए तकरीबन 12 अकाउंट बंद हो गए, और बाकी अभी बंद होने का सिलसिला जारी है। पता नहीं ये रियासत करना क्या चाहती है, लेकिन इतने आराम से तो इनको हम ये हजम नहीं करने देंगे अपने अकाउंट्स। इसके ऊपर जो है वो आवाज उठाएंगे, जोर लगाएंगे, और हुकूमत को बताएंगे कि आप हर वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।